counselor, life coach, motivational speaker, counseling skill trainer, and an author. She runs a counseling center where she guides people in pain, confusion, and problems. She also conducts online counseling and ऐकतो ना coaching. माहिती पण हे काय बोलतो आपल्यापेक्षा वेगळं चांगलं She झालं was also an air hostess आज जरा जास्त चांगलं with an झालं international airlines in बसल्यामुळं ना between her medical education. By qualification, she is an eye surgeon from Government Medical College Nagpur. However, after running her hospital for 10 years, she decided to take up full time counseling in order to guide people in pain and confusion. She has been decorated with prestigious Shiromani Samupadeshak Award and the Counselor of the Decade Award. Dr. Sapna Sharma has been Miss India finalist in year 1992 and has been crowned Mrs. India World in 2004. Her first book, titled Spiritual Parenting, is already in second edition. Her recently launched second book, For the Love of Me, is making waves already. Dr. Sapna Sharma is a renowned expert on career management and spiritual based life management. Today, Dr. Sapna Sharma is going to talk on career and life planning. Doc- Good afternoon. Can you all hear me? Can someone tell me if I'm audible? Yes, yes. Okay. Am I supposed to start? Yes, yes. You can start, madam. Okay. Thank you, Dr. Navlikar. Very good afternoon to all of you. करियर के बारे में जब बात आती है तो सबसे पहले मुझे ये एक बात जो सबसे ज़्यादा समझ में आती है वो ये है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है करियर के सिलेक्शन को लेकर। जैसे ही क्लास 9th में 8th में पहुंच जाते हैं स्टूडेंट्स, आसपास वाला हर कोई ये पूछने लगता है कि तुमको आगे जाके क्या करना है। एंड एक बात मुझे समझ में आती है कि 8, 9, 10th या 11, 12th मतलब 13, 14, 15, 16, 17 ये सारी जो एज है ये मुझे लगता है कि इट्स टू अर्ली टू डिसाइड अ करियर, या पूरी जिंदगी का कुछ डिसाइड करने के लिए ये एज वैसे ही बहुत कम है। क्योंकि मुझे क्या पसंद है, मुझे किस तरह का काम करना है, या मुझे किस तरह का करियर चाहिए, किस तरह का लाइफ चाहिए, ये तो तभी पता चलेगा जब मैं घर से बाहर निकलूंगा, दुनिया देखूंगा, और 10 चीजें मैं देखने के बाद में मुझे समझ में आएगा कि मुझे क्या ज्यादा पसंद है। तो हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? आ रही है, क्लियर। Okay, okay. There is some network issue. Just give me 2 minutes. I'm changing the network and joining back again. हेलो। Yes. हाँ जी, वेरी सॉरी, कुछ नेटवर्क इश्यूज है आज, इसीलिए कुछ देर के लिए मुझे चेंज करना पड़ा। मैं नेटवर्क चेंज किया। आई होप दिस वर्क्स गुड फॉर अस। Okay. तो हम करियर की बात कर रहे थे कि मुझे लगता है कि ये एज ही बहुत बहुत ही अर्ली है डिसाइड करने के लिए कि हमारे लिए दिस इज व्हाट आई वांट टू डू फॉर द एंटायर लाइफ। इसीलिए मैं करियर की तरफ देखने का एक नजरिया कुछ अलग एक आपको एस्पेक्ट्स देना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स आपको 10th के बाद में सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ेंगे, 12th के बाद में कोई डिग्री करिकुलम ज्वाइन करना पड़ेगा, वो तो एक है, लेकिन वो डिसीजन किस बेसिस पे लिया जाए इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। सो नॉर्मली ये होता है कि एक सवाल जो पूछे जाते हैं करियर सिलेक्शन के लिए, वो सवाल कुछ ऐसे होते हैं, कौन से करियर अच्छे हैं,
दिस इज द क्वेश्चन विच वी नॉर्मली आस्क। दूसरा ये सवाल पूछा जाता है कि कौन से कॉलेज अच्छे हैं। तीसरा सवाल बच्चों का ये होता है कि मुझे कहाँ पढ़ना है। दूसरा, मैक्सिमम लोगों को नागपुर से या नागपुर के आसपास से निकल के पुणे जाना होता है। तो इस तरह के सवाल जब हम पूछते हैं तो मुझे लगता है हमारा बेसिक सवाल ही गलत है, क्योंकि जब हम पूछ रहे हैं कि कौन सा करियर अच्छा है, मेरा सवाल ये है कि कौन सा करियर अच्छा नहीं है। अगर आपको कोई भी करियर ऐसा पता है कि जो डेफिनेटली 100% अच्छा नहीं है, तो आई एम रेडी टू डिस्कस ऑन दैट। बट उसको देखने का नजरिया मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्हाई आई एम सेइंग दैट नो करियर इज बैड। बिकॉज हमारे यहाँ पे जो एक ए लिस्ट करियर्स की जिनकी हम बात करते हैं कि हर किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या सीए बनना है, या लॉ करना है, ये जो 4-5 करियर्स है, जब इन्हीं के ऊपर फोकस किया जाता है तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि ये 4-5 प्रोफेशन में जो लोग होते हैं वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूंगी कि कोई गारंटी नहीं है। ओके, कोई गारंटी नहीं है कि ये 4-5 में से एक करियर आप चुनेंगे तो आपकी लाइफ बहुत सुपर सक्सेसफुल हो जाएगी या आप करियर में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो 10 साल की नौकरी करने के बाद भी हार्डली 50,000-60,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। जबकि उसी समय हमारे पास पाव भाजी वाले लोग हैं, पानीपुरी वाले लोग हैं, जो एक महीने में 1 से 1.5 लाख रुपए कमाते हैं। तो क्या हम ये कहेंगे कि फिर इनको अगर देख कर क्या हम ये कहेंगे कि इंजीनियरिंग अच्छा करियर नहीं है, पानीपुरी और पाव भाजी वाला अच्छा करियर है? तो ये भी बात सही नहीं है। लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसीलिए दिया कि प्लीज ये मत सोचिए कि 4-5 करियर करने वाले लोग ही लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, बाकी लोगों की लाइफ में बहुत अच्छी करियर या सक्सेस नहीं होता है। इस मेंटालिटी से मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले निकलो। सो क्या वजह है कि कुछ लोग इंजीनियरिंग करने के बाद भी कम पैसा कमा रहे हैं और कुछ लोग पाव भाजी का एक ठेला लगाने के बाद भी बहुत बढ़िया कमा रहे हैं? इसको अगर हम समझ पाए तो मुझे लगता है करियर सिलेक्शन और आगे हमारा करियर प्लानिंग लाइफ में सबसे आसान हो जाता है। सो इसको ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाई इज दिस द डिफरेंस। मैं बार बार आपको इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल दूंगी, इसीलिए नहीं क्योंकि इंजीनियरिंग वाले करियर से मुझे कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि इंजीनियरिंग करियर कर लेना चाहिए, लाइफ सेट हो जाएगी। तो जब मेरे पास में स्टूडेंट्स आते हैं करियर काउंसलिंग के लिए, स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो मैं उनसे सबसे पहले ये सवाल पूछती हूँ कि आपके मन में क्या कोई करियर है, कोई करियर आपको करना है? इंटरेस्टिंगली मैक्सिमम टाइम आज भी मुझे जो जवाब मिलता है वो होता है इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हैं। चलिए, मैं कहती हूँ कि चलिए इंजीनियरिंग बहुत अच्छा करियर है और अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि ये करियर जो है इंजीनियरिंग का आपने अपने लिए क्यों चूज किया? कुछ तो वजह होगी, रैंडमली तो नहीं करता है कोई, तो आपने क्यों सिलेक्ट किया? तो जब ये सवाल मैं पूछती हूँ तो जिस तरह के जवाब मुझे मिलते हैं वो मैं अभी आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। इसको सुनने की कोशिश, समझने की कोशिश करिए और स्टूडेंट्स ये देखिए कि इसमें से आपका जवाब कौन सा है, या यहाँ जो पेरेंट्स भी है इस सेशन में, मैं चाहूंगी कि आप सोचिए कि इसमें से आपके बच्चे का करियर सिलेक्शन करते समय आप कौन से तरह के जवाब देते हैं। तो जब मैं पूछती हूँ कि आपने अपने लिए इंजीनियरिंग क्यों चूज किया है, तो जो जवाब मिलते हैं, नंबर 1, पापा कहते हैं इंजीनियरिंग बहुत अच्छा करियर है, इसीलिए इंजीनियरिंग करना है। इस बच्चे को इंजीनियरिंग क्या है इसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन पापा कहते हैं इंजीनियरिंग बहुत अच्छा करियर। नंबर 2 रीजन, भैया भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या दीदी भी इंजीनियरिंग कर रही है, इसीलिए इंजीनियरिंग करना है। नंबर 3 रीजन, हमारे फैमिली में सब इंजीनियर्स हैं। नंबर 4 रीजन, हमारे फैमिली में कोई इंजीनियर नहीं है, इसीलिए इंजीनियरिंग करना है। नंबर 5 रीजन, क्योंकि मुझे मैथ्स अच्छा लगता है। नंबर 6, क्योंकि मुझे बायोलॉजी अच्छा नहीं लगता। नंबर 7, क्योंकि मुझे मेडिकल में नहीं जाना है। आप ये जवाबों को समझने की कोशिश करिए, इसमें से एक भी जवाब मुझे ये नहीं बताता है कि आपको इंजीनियरिंग के फील्ड के लिए पैशन है, इसीलिए आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। आई अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नो आइडिया कि इंजीनियर बनने के बाद में उनका करियर क्या रहने वाला है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नो आइडिया व्हाटसोएवर।
कई स्टूडेंट्स तो जेई इसीलिए जेई देना चाहते हैं क्योंकि आजकल जो ट्यूशन क्लासेस वाले बड़े बड़े होर्डिंग पे फोटो लगाते हैं ना, ये हमारे स्टूडेंट्स ये कॉलेज में गए हैं, उसको देखकर ही केवल लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत मोटिवेट हो जाते हैं या बहुत सारे पेरेंट्स मोटिवेट हो जाते हैं। आजकल ट्यूशन क्लासेस वाले बच्चों के फोटोज पेरेंट्स के साथ में भी लगाने लगे, तो वहां अपना फोटो देखने के लिए भी डिसाइड करते हैं कि मैंने तो जेई देना है और मुझे इंजीनियर बनना है। सो प्रॉब्लम क्या है इसमें? अच्छा करियर है, हाँ जी बिल्कुल बहुत अच्छा करियर है, लेकिन हर करियर को समझने के लिए आप में कोई एक क्वालिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक 50 स्टूडेंट्स को एक साथ डांस सिखाते हैं, ओके, आपने भी देखा होगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, आपके कॉलेज के प्रोग्राम्स में, स्कूल के प्रोग्राम्स में डांस शोज होते हैं, तो 8 से 10 लोग ग्रुप डांस में होते हैं। क्या अच्छा वो सबको 10 दिन या 15 दिन इक्वल ट्रेनिंग दी जाती है? डज एवरीवन परफॉर्म सेम? क्या हर व्यक्ति उतना ही खूबसूरती से वो डांस करता है? अपने आप से पूछ कर देखिएगा, क्योंकि मेरा जहां तक ऑब्जर्वेशन है, हर डांस में मेरी नजर हमेशा एक या दो व्यक्ति खींच लेते हैं जिनके मोमेंट्स इतने खूबसूरत होते हैं कि ऐसा लगता है कि ये डांस करते करते ही पैदा हुए, शायद इतना नेचुरली। तो ये जो लोग हैं, जब 10 लोगों को एक जैसा डांस सिखाया गया है, तो ये 2 ही लोग बहुत अच्छे से डांस क्यों कर रहे हैं? जब इतने सारे लोग डांस जैसी चीज सीखते हैं, गाना सीखते हैं, तो कुछ एक ही लोग हैं उसमें बहुत सारा नाम क्यों कमा पाते हैं? ये चीज समझना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी फॉर्मूले पे इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए एक्सेट्रा एक्सेट्रा कोई भी करियर हो, आपका सक्सेस इसी फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। तो इंजीनियरिंग का एग्जांपल देते हुए मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पर इंजीनियरिंग में हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनली वो एडमिशन लेते हैं जिनको लगता है मेरा मैथ्स और साइंस ठीक है या अच्छा है। इंजीनियरिंग में जाने के बाद इंजीनियरिंग का स्टडीज या इंजीनियरिंग का फील्ड समझने के लिए व्हाट यू रिक्वायर इज समथिंग कॉल्ड एज टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। आपको टेक्निकल चीजें समझ में आती है या नहीं, इस पर आपका सक्सेस या फेलियर डिपेंड करता है। टेक्निकल चीजें कैसी? कई लोगों को आपने देखा होगा, बच्चे जो बचपन से इंटरेस्ट होता है उनको स्क्रू ड्राइवर लेकर काम करने में, खिलौना भी आता है तो उसको खोलेंगे, तोड़ेंगे भले ही, पर खोल खाल के पूरा देखेंगे उसको और वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। बचपन से मैंने देखा है कि कुछ बच्चे जो 7th 8th में भी है, घर में अगर मम्मी कहती है अरे ये तो मिक्सर आज खराब हो गया है, तो पहले अच्छा मैं खोल के देखूं, उसको खोलने की कोशिश करते हैं। These are the people who are basically technical, जिनको अगर ये इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो these people will become very good engineers। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मैथ साइंस वाला फंडा है उसके बेसिस पे लोग आजकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि हर साल जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से लाखों लोग निकलते हैं, उसमें से केवल 30% जो होते हैं वो इंजीनियर होते हैं, 30%, रेस्ट 70% आर डिग्री होल्डर्स। उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, क्योंकि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि अगर आपको टाइम पे अच्छे नोट्स मिल जाए और आप महीना भर बैठ के उसको पढ़ ले, तो आप कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस इज इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो आप कोई भी एग्जाम पास कर सकते हो, पास करना इज नॉट एन इशू एट ऑल, तो आपको डिग्री तो पक्का मिल जानी है, बट विल यू बी अ गुड इंजीनियर? अभी दिस इज द रीजन क्यों कि हमारे देश में यंग लोग इतना क्यों आवाज करते हैं, हल्ला मचाते हैं, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जबकि इंडस्ट्री ये कहती है कि जॉब देने लायक स्टूडेंट्स नहीं है। तो ये क्यों डिफरेंस है इसमें? इसीलिए क्योंकि आपने एक एग्जाम पास कर ली, विच इज अ डिफरेंट स्किल ऑल टुगेदर, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं तो ये देखा जाता है कि भाई आपको टेक्निकली कुछ समझ में आता है, इसको समझने के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप नई चीजें सीखना चाहते हो, डू यू हैव अ लर्निंग हैबिट, उसको समझने के लिए आपसे इंटरव्यू में सवाल किए जाते हैं। क्या आप कोई भी चीज को सिंसियरली समझ के कर सकते हो, उसको समझने के लिए आपके इंटरव्यूज लिए जाते हैं।
टेक्निकल इंटरव्यू तो होता ही होता है, उसके बाद में जो एचआर इंटरव्यू होता है उसमें भी इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनके मार्कशीट पे 70-80% में मार्क्स होते हैं, वो इस इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पाते। क्यों ये हुआ ये किसी के समझ में आता नहीं है, बिकॉज नो वन इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन एनीथिंग। कोई किसी को समझाने की कोशिश नहीं कर रहा है कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, वेयर यू आर लैकिंग। आपके 70% से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं आई हैव बीन इन टच विद पीपल, बड़े बड़े कंपनीज के लोग, अच्छे इंडस्ट्रीज, टीसीएस, महिंद्रा, इस तरह के कंपनीज के लोगों के साथ में जब मैंने बात की है, ये बताते हैं कि हम कॉलेजेस में इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कैंपस प्लेसमेंट। इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं हम कैंपस का कॉलेजेस में, हमारे पास में इतने सारे जॉब होते हैं देने के लिए, बट वी हार्डली गेट 10% ऑफ स्टूडेंट्स टू टेक फॉर दोस। आधे से ज्यादा तो मुंह ही नहीं खोल पाते, जो बोलते हैं उसमें से आधे से ज्यादा को कोई आइडिया नहीं होता है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। एक बार मैंने एक कॉलेज में मॉक सेशन होते हैं, उन मॉक सेशंस में, इंटरव्यूज में फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बिठाया जाता है, क्योंकि उनके अब इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं। तो एक सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को हमको सबको एक को बहुत बड़े हॉल में बिठाया गया था। तो एक सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को मैंने एक सवाल पूछ लिया, मैंने कहा कि एक अंदाज से बताओ इस हॉल का डायमेंशन कितना है, मतलब ये हॉल कितना बड़ा है, एक अंदाज से बताओ। तो वो स्टूडेंट मुझे कहती है कि इसका डायमेंशन जो है 3 फीट बाय 4 फीट। अब मुझे लगा कि लड़की डर गई होगी, सो इट्स ओके, आई टोल्ड हर कि कोई बात नहीं, सोचो, इधर उधर देखो और फिर बताओ। और जब उसने सोच लिया, सोचने के बाद उसने कहा 3 मीटर बाय 4 मीटर। सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री 6 महीने में उसके हाथ में पक्का मिल जाएगी, इसके बारे में मुझे कोई शक नहीं है। बट कैन शी गेट अ जॉब एज अ सिविल इंजीनियर? कैन शी इवन परफॉर्म ऑन द साइट एज सिविल इंजीनियर? दैट इज द क्वेश्चन which all of you need to understand. और इसीलिए दुनिया में ना कुछ ही लोग क्यों सक्सेसफुल दिखते हैं हमको बहुत ज्यादा, बाकी लोग ऑर्डिनरी से क्यों लगते हैं हमको? उसका रीजन ये है कि बहुत कम लोग वो करियर सिलेक्ट करते हैं जिसके लिए हम बने हैं, जिसको कहते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड एक रियल चीज होती है। उसको अगर हम एक नॉर्मल भाषा में बात करने की कोशिश करें तो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था डांस का, कुछ लोग बिना डांस क्लास गए भी बहुत खूबसूरत डांस करते हैं। कुछ लोग कभी ड्राइंग के टीचर क्लासेस नहीं लेते लेकिन बहुत खूबसूरत ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, पोर्ट्रेट्स बनाते हैं। ये जो लोग हैं ना, इनके लिए हम अक्सर कहते हैं कि दीज पीपल आर गिफ्टेड, या दे हैव नेचुरल टैलेंट, या दे हैव इनबॉर्न टैलेंट, या हमारे पास में एक दूसरा वर्ड भी है इनके लिए जिसको हम कहते हैं गॉड्स गिफ्ट। तो ये जो चीज है ना, गॉड्स गिफ्ट, जो इनबॉर्न हम में होती है, उसी को एप्टीट्यूड कहते हैं। और हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज के लिए एप्टीट्यूड होता है, और किसी भी व्यक्ति को हर चीज के लिए एप्टीट्यूड नहीं होता। मतलब दुनिया में उंगली पे गिनने लायक लोग होंगे जिनको हर चीज के लिए शायद एप्टीट्यूड होगा। इसका आपके इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। जब तक हम स्कूल में रहते हैं तो कुछ सब्जेक्ट के ऊपर हमारा पेपर लिखने का तरीका टेस्ट किया जाता है, हमारा नॉलेज नहीं चेक किया जाता, हमारा पेपर लिखने का तरीका हमारे एग्जाम्स में टेस्ट किया जाता है। एंड दैट इज अ डिफरेंट आर्ट ऑल टुगेदर। कोई भी चीज पढ़ना, उसको मेमोरी में याद रखना और उसको अच्छे ढंग से पेपर में लिखना, ये दूसरा ही आर्ट है, टैलेंट है ऑल टुगेदर। इसका आपके पढ़ाई से कोई लेना देने। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, 11th 12th में एकदम कम हो जाते हैं। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि 10th क्लास तक स्कूल का सिस्टम ऐसा होता है कि सारी चीजें रिपीटेटिवली बार बार पढ़ाई जाती है। लास्ट 3 मंथ्स में रिविजन्स होता है कई बार, और आप चाहो ना चाहो आपको करना ही पड़ता है। 10-10 बार एग्जाम्स होते हैं, रिविजन्स होता है, करा ही दिया जाता है आपको, तो पेपर में मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं। यही स्टूडेंट जब बाहर निकलते हैं कॉलेज जाने के लिए, और जब बहुत सिंपल बात हो जाती है कि यू हैव टू स्टडी ऑन योर ओन, आपको खुद सब्जेक्ट समझना है और समझ के आपको खुद पढ़ के एग्जाम लिखना है, तो दे स्टार्ट स्कोरिंग वेरी वेरी बैडली, क्योंकि हमने वो एक सिस्टम में रट के एग्जाम देना सीख लिया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस सिस्टम में, हमारे स्कूल में अगर हमारे मैथ्स के और साइंस के मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं तो बचपन से पेरेंट्स शुरू हो जाते हैं, अरे ये तो इंजीनियर बनेगा, अरे ये तो इंजीनियर बनेगा। किस बेसिस पे? आई एम रियली सरप्राइज्ड।
मैं बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में काउंसलिंग के लिए जाया करती थी पहले। जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, जिन टीचर्स को लगता है कि स्टूडेंट्स प्रॉब्लमेटिक है, वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए भेजते थे। और इनवेरिएबली ये हर एक स्टूडेंट ये कहता था कि मैडम कुछ भी समझ में नहीं आता है क्लास में क्या पढ़ाया। इसका मतलब क्या ये है कि टीचर खराब है? आधे लोगों को तो समझ में आ रहा है, तो टीचर में शायद प्रॉब्लम कम होगी। लेकिन ये जो है, जो कहते हैं कि मैम समझ में नहीं आता है, ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली उस स्टेज पर जाकर पेरेंट्स और टीचर्स दोनों बच्चों के ही ऊपर प्रेशर क्रिएट करते कि तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ते नहीं। अरे पढ़ने से मेरा तो जितने पेरेंट्स हैं यहाँ पर, या जितने आज टीचर्स, प्रोफेसर्स, जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, उनको मेरा डायरेक्ट चैलेंज है। किसी एब्सोल्युटली अपोजिट फील्ड का अगर मैं आपको किताब देती हूँ और आपसे कहती हूँ पहले 4 चैप्टर के ऊपर आपकी एग्जाम होगी, शर्त लगा के कहती हूँ कि 4 दिन में आपको रोना आ जाएगा। नॉट बिकॉज देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बट बिकॉज हर व्यक्ति हर चीज समझने के लिए नहीं बना हुआ है। वाई इज इट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? इसीलिए मैं स्टूडेंट्स से और पेरेंट्स से हमेशा कहती हूँ कि करियर सिलेक्शन थोड़ा सीरियस मैटर है। बस 10th के मार्क्स जिस बेसिस पे आए उस बेसिस पे एडमिशन ले लिया। कितने सारे बच्चे जो 10th में 80% तक आ जाते हैं, वो उनको पेरेंट्स दौड़ दौड़ के कोटा भेज देते हैं एंट्रेंस की तैयारी के लिए। दे आर नॉट एबल टू कोप अप। और जब कोप अप नहीं कर पाते तो पेरेंट्स सिर्फ प्रेशर डालते हैं। सिस्टम तो पूरा प्रेशर से भरा हुआ ही है। सो एट सर्टेन स्टेज वी हैव टू स्टॉप एंड थिंक, मैं किस चीज के लिए बना हुआ हूँ। एवरीवन इज मेड फॉर डिफरेंट करियर्स, और हर एक के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा है। अगर हम वो करियर ढूंढ पाए ना जिस चीज के लिए हम बने हैं, I can suggest, I can guarantee you, you are going to be super successful in that. लेकिन हम में उतना पेशेंस नहीं है। हम उतनी मेहनत नहीं करना चाहते करियर सिलेक्शन में। हम ये देखते हैं चलो सब लोग ये कर रहे हैं, मैं यही कर लेता हूँ। कई लोग तो इंजीनियरिंग इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि मेडिकल मैम बहुत साल लगते हैं, इसलिए इंजीनियरिंग 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। ये रीजन आपको लगता है कि इंजीनियरिंग हलवा पूरी खाने के बराबर है? या फॉर दैट मैटर सीए या कोई भी चीज आप ऐसे हल्के फुल्के कारणों से जब सिलेक्ट करते हो तो आपको एक्चुअली लगता है कि हलवा पूरी खाने के बराबर है। जब वो टेक्निकल किताबें आप पढ़ना शुरू करते हो तो रोना आ जाता है, एंड इट इज नेचुरल। मैं अपने बारे में आपके साथ में जरूर शेयर करना चाहूंगी कि मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ी हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई सर्जन हूँ बाय प्रोफेशन में, बाय क्वालिफिकेशन। 12th के बाद हमारे समय में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती थी। आपको 12th में मार्क्स ठीक ठाक आ जाए तो उसके बेसिस पे एडमिशन हो जाया करता था। मुझे बहुत लगता था कि मैंने आर्ट्स पढ़ना चाहिए, मुझे लगता था मैंने सिविल सर्विसेज जाना चाहिए, मुझे आर्ट्स सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते, मुझे होम साइंस सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते थे। बट एज ऑलवेज फादर यूज्ड टू से कि नहीं साइंस ले लो। फिर साइंस में 12th में मार्क्स ठीक ठाक आ गए तो उन्होंने कहा अच्छा मेडिकल का फॉर्म तो भर दो। फॉर्म भर दिया तो एडमिशन मिल गई। अच्छा एडमिशन मिलने के बाद में नहीं बोलने का सवाल ही नहीं उठता था। बट लेट मी टेल यू, थ्रू आउट मेडिकल स्टडीज, जो 10 साल मैंने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की है, मैंने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया हुआ है कि जो सब्जेक्ट्स, जो चैप्टर्स है हम लोग कंबाइंड स्टडी करते थे, कई बार मेरे फ्रेंड्स 2 घंटे में कंप्लीट कर पाते थे, मुझे 2-2 दिन लग जाते थे उसको समझने के लिए। और मुझे बहुत रोना आता था क्योंकि समझ में ही नहीं आता था। लेकिन आई वाज अ सिंसियर स्टूडेंट, तो मुझे लगता था फेल हो जाऊंगी, तो फिर मुझे रोना आता था। लेकिन सिंसियर स्टूडेंट थी, पढ़ाई करती थी, तो थ्रू आउट पास होते चले गई। 60% पास हो गई। उसके बाद मैं प्रैक्टिस शुरू की। प्रैक्टिस में जितना प्रैक्टिकली सीखा था उतना मुझे आता था। सॉरी। मेरे पेशेंट्स कहते थे मैडम आपका सर्जिकल हैंड बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। रोज सुबह मुझे डर लगता था उठने के टाइम पर कि मुझे फिर उसी जगह पर जाना है। मुझे लगता था जल्दी से जल्दी काम खत्म करो और निकलो यहां से। तो काम तो मैं करती थी लेकिन बहुत तकलीफ होती थी। और
मुझे नॉलेज भी पूरा नहीं था। मैं कोशिश भी करती थी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं सीख पाती थी कि कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है। इंटरेस्ट भी नहीं आता था और ना मैं सीख पाती थी पूरी चीजें। और वो 10 साल करने के बाद में आई वॉज एन ऑर्डिनरी डॉक्टर। 10 साल में मेरे फ्रेंड्स जो थे मेडिकल कॉलेज के, उनके हॉस्पिटल्स बन गए बड़े बड़े, उनके नाम अच्छा हो गया, बिकॉज 10 years इज अ लॉन्ग पीरियड। बट आई वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी डॉक्टर। क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर रही थी अपना प्रोफेशन आगे बढ़ाने के लिए। जितने पेशेंट आ जाए उनको देख लेती थी केवल। उसके बाद में मैंने अपने ऊपर काम किया एंड आई चेंज द प्रोफेशन टोटली, और मैं एक ट्रेनर और एक काउंसलर बनी। ये बात 20 साल पहले की है, जब ट्रेनिंग और काउंसलिंग खास करके किसी को पता ही नहीं था कि कोई प्रोफेशन ऐसा भी होता है। तो वो स्टेज में मैंने काउंसलिंग जब शुरू किया था तो मेरे पास काउंसलिंग कराने के लिए कोई आराम से नहीं आने वाला था। इट वॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। पहले तो 3-4 साल मुझे पूरी पढ़ाई करने में लग गया। अच्छा, पढ़ाई की भी मजेदार बात की, इतना मैंने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई में स्ट्रगल किया था। जब मैंने काउंसलिंग के लिए पढ़ना शुरू किया, करीब 10 क्वालिफिकेशंस मैंने नए लिए हैं मेडिकल क्वालिफिकेशंस के बाद में। ऑलमोस्ट हर एक में मैंने टॉप किया और बहुत पढ़ना नहीं पड़ता था, क्योंकि उस समय मेरी शादी हो गई थी, घर में छोटे बच्चे थे, घर का काम करना पड़ता था, हॉस्पिटल चल रहा था, तो टाइम तो था ही नहीं। विथ मिनिमम स्टडीज आई यूज्ड टू टॉप मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस। और क्यों था वो? बिकॉज आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड देम वेरी इजीली। कई चीजें तो मेरे मन से अपने आप आती थी, मुझे इसका अपने आप मतलब समझ में आ जाता था। आई यूज्ड टू राइट पेपर्स, लॉन्ग पेपर्स। और वो जब मैंने करियर स्टार्ट किया, पहले 5 साल तो मुझे केवल सेंट्रल इंडिया में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लग गया कि काउंसलिंग क्या है और क्यों कराना चाहिए। उसके बावजूद वही 10 साल का पीरियड, 10 साल मैंने मेडिकल करियर को दिए थे, उसके बाद में 10 साल जब मैंने इसको दिए काउंसलिंग के करियर को, तो विद इन 10 years आई रीच्ड इंटरनेशनल लेवल, बिकॉज इट वॉज सो ईजी फॉर मी। इट वुड जस्ट कम नेचुरली। और मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं रात रात भर भी काम करती थी, अपने नोट्स बनाती थी, अपनी चीजें किया करती थी, बिकॉज आई चोज वॉट इज गुड फॉर मी। मेरे लिए जो सही है वो ऑटोमेटिकली मुझसे, मेरे अंदर से निकलता है। ऑटोमेटिकली मुझे बहुत सारी चीजें उसकी आती रहती है। मैं नई चीजें सीखती हूँ, मैं लोगों से बात करती हूँ। ये काम मैं 24 घंटे भी कर सकती हूँ, इतना मुझे पसंद है। सो आई प्रॉस्पर। मेडिकल करियर अच्छा नहीं है क्या इसका मतलब? नो, मेडिकल इज एन अमेजिंग करियर। मेरे जो मेडिकल बैचमेट्स है, फ्रेंड्स है, दे आर वेरी हैप्पी विद देयर करियर। इट वॉज नॉट राइट फॉर मी। आज ये कॉन्सेप्ट्स मैं आपको देना चाहती हूँ कि व्हेन यू विल बी इन द स्टेज ऑफ सिलेक्टिंग योर करियर, ये ध्यान में रखिए, हर करियर हर व्यक्ति के लिए नहीं होता है। तो केवल कौन सा कॉलेज अच्छा है, लोगों ने कौन सा करियर की बात की है, ये क्राइटेरियाज रख के अपना करियर मत चुनिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी सॉरी अबाउट इट। जब आधे में जाकर समझ में नहीं आता है ना, या डिग्री होने के बाद में आपके हाथ में डिग्री है लेकिन आपको नॉलेज कुछ नहीं है और आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तब तकलीफ समझ में आती है कि मैंने क्या किया हुआ है। स्टॉप, थिंक क्या है मेरे लिए। ईच वन ऑफ अस इज डिफरेंट, वी आर यूनिक। और ये जो हमारा होता है ना, मेरे सारे फ्रेंड्स रायसोनी में जा रहे हैं तो मैं भी रायसोनी। अरे रायसोनी क्यों? पर क्या पढ़ना है वहां पर वो तो सोचो। या एक टिपिकल इधर इधर के स्टूडेंट्स का एक एटीट्यूड है कि मुझे तो पूना जाना है पढ़ने के लिए। ठीक है, पूना जाना है, पर पढ़ना क्या है? कैन वी फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इट दैट यू वांट टू स्टडी? क्योंकि 4-5 साल तो आप जो पढ़ना है पढ़ेंगे, लेकिन 4-5 साल पढ़ने के बाद में अगले 40-50 साल आपको उसका करियर का इस्तेमाल करना है। सो माई सजेशन इज फोकस ऑन द करियर, नॉट ऑन कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेनी है, कौन से कॉलेज में बताने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। ये चीजों के ऊपर जब हम फोकस करेंगे तो आगे के लाइफ में हम सफर करेंगे। अनफॉर्चुनेटली कितने ऐसे लोग हैं जो मिड करियर स्टेट में है, जिनके घर में पैसा ठीक ठाक आ रहा है, बट दे आर सो बोर्ड विद देयर वर्क। सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, घर में आकर चिड़चिड़ करते हैं, जाते समय चिड़चिड़ करते हैं। कितने लोग ऐसे? दे आर नॉट हैप्पी विद देयर वर्क। एंड नेचुरली जो आप कर रहे हैं वो अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप कितने दिन खुश रहोगे? सालों साल नहीं कर सकते हो वो। एंड दैट्स व्हेन यू सफर इन लाइफ।
तो ये हर एक की कहानी आप बात करके देखिए आप लोगों से, अगर आपको लगता है सच नहीं तो आप बात करके देखिए कितने लोग जो है मजबूरी में काम कर रहे हैं। कितने लोगों को जब मैं कहती हूँ कि अच्छा आप करियर चेंज क्यों नहीं करते, तो कहते हैं कि अभी तो इतनी जिम्मेदारियां आ गई हैं, पैसे भी कमाने पड़ेंगे, कैसे बीच में छोड़ दूं मैं, बट करना तो पड़ेगा ही। सो मेनी पीपल आई मीट लाइक दैट। तो आप किस चीज के लिए बने हो जरा पता तो करो। और अगर ये स्टूडेंट लाइफ में कर सको ना तो यू हैव अ लग्जरी टू चेंज। कि चलो अगर आप आज आपने ग्रेजुएशन अपने 10th के बाद में आपने कुछ सब्जेक्ट्स लिए जो आपको नहीं पसंद है, 12th तो कर लीजिए उसमें। 12th तक पढ़ने में कोई भी सब्जेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में मत छोड़िए। लेकिन अगर आपको 10th के बाद ये बार बार लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है मेरे लिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो एटलीस्ट करियर काउंसलिंग कराइए अपना। और करियर काउंसलिंग, एप्टीट्यूड टेस्टिंग प्लीज रैंडम जैसे ऑनलाइन फ्री वाले टेस्ट होते हैं वो मत कराइए। कारण केवल इतना है कि आपको वो टेस्ट का मतलब समझाने वाला कोई काउंसलर चाहिए। तो टेस्ट का मतलब कोई समझा सके आपको कि आपके क्या पैरामीटर्स है, आपने उसके भरोसे पे कौन सा करियर करना चाहिए। तो करियर काउंसलिंग कराइए। आज हम इतने अच्छे समय में है कि अगर आप लोग सब अभी इस समय ऑनलाइन एक सेमिनार वेबिनार अटेंड कर रहे हैं तो यू हैव टू नो, आज आप दुनिया के किसी भी काउंसलर से ऑनलाइन काउंसलिंग करा सकते हो। फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ रहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं नागपुर में रहती हूँ, मेरे क्लाइंट्स न केवल बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता में, मेरे क्लाइंट्स न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया, दुबई, ये सारे जगह भी मेरे क्लाइंट्स से मैं घर पे बैठे काउंसलिंग करती हूँ। तो आपको जो काउंसलर चाहिए नेट पर ढूंढिए, जो काउंसलर आपको अच्छा लगता है, लेकिन प्लीज करियर काउंसलिंग कराइए। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड है, यहाँ पर जितने भी एडल्ट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्लीज समझने की कोशिश करिए कि लोग 10th के बाद में अपने बच्चे को महंगे से महंगा ट्यूशन क्लास लगा देते हैं 2 साल, जैसे आईआईटी एंट्रेंस या मेडिकल एंट्रेंस या सी एंट्रेंस। ये नहीं समझना चाहते कि मेरे बेटे का वो पोटेंशियल है या नहीं, मेरा मेरा बच्चा जो है वो इस चीज को समझ पाएगा या नहीं। ये कोई इस चीज को ध्यान ही नहीं देता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जो ये है मेरा मेरा बच्चा जो है उसने मेडिकल एंट्रेंस की क्लास लगा लेनी चाहिए। क्यों? मेरे पास कितने सारे पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि मैडम सबने, इसके सारे दोस्तों ने इंजीनियरिंग एंट्रेंस का क्लास लगाया पर ये नहीं लगा रहा है, इसको समझाइए। केवल वो पैनिक में कि सबने क्लास लगा लिया, ये नहीं लगा रहा, इसीलिए पेरेंट्स कंपलसरी करते हैं, बिना जाने कि मेरे बच्चे में पोटेंशियल है या नहीं। सारे ट्यूशन क्लासेस में 10-10, 15-15 नॉन रिफंडेबल अमाउंट देकर पेरेंट्स क्लासेस बुक करके रखते हैं। 1-8 लाख रुपए तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। लेकिन करियर काउंसलर के पास जाके 5-10 हजार रुपए कोई खर्चा नहीं करना चाहता। कितने पेरेंट्स 2 साल तक 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए लगा के आईआईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल के क्लासेस लगा देते हैं एंट्रेंस के। इसमें से कितने, क्या सारे बच्चे जाते हैं? आधे से ज्यादा को तो समझ में भी नहीं आता हम क्या पढ़ रहे हैं। ये 1.5-2 लाख 3 लाख दे देंगे, क्यों? क्योंकि दुनिया वो क्लासेस कर रही है। लेकिन उसके बदले 5-10 हजार रुपए किसी काउंसलर के पास जाकर समझ के पूरा अपना करियर बनाए, ये कोई करना नहीं चाहता। वेरी सरप्राइजिंग कि दुनिया अगर जिस चीज में पैसा डाल रही है ना, उसमें मुझे इतनी तकलीफ होती है देख करना कि सबके पास में ऐसा पैसा फ्री अवेलेबल नहीं होता है। पेरेंट्स अपना प्रोविडेंट फंड में से पैसा निकालती है आईआईटी एंट्रेंस क्लासेस लगाने के लिए, लोन लेके आईआईटी एंट्रेंस क्लासेस में डालते हैं। अरे आपका बच्चा अगर सचमुच उसका एप्टीट्यूड अच्छा है, सचमुच वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है 10th 11th में, और लग रहा है आपको कि वो ये कर सकता है स्कोर, तब डालिए ना। यहाँ पर 60% मार्क मिल रहे हैं लेकिन क्लासेस लगाओ। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अगर उसमें सपोज मान लीजिए बहुत अच्छा गाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंगर बने हम कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है ऑर्डिनरी 3rd क्लास इंजीनियर बना तो चलेगा, लेकिन इंजीनियर बनना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ स्टूडेंट्स कि आपके काफी लोगों के घर में ये कंफ्यूजन्स भी होते हैं। ये मैं देख रही हूँ कि ये वीडियो यूट्यूब पे भी डाला जा रहा है। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं देख रहे तो प्लीज पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, ये आपके भविष्य के लिए जरूरी है। पेरेंट्स का भी बिना वजह पैसा क्यों खर्चा हो? डोनेशन दे दे के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इधर उधर एडमिशन देते हैं 4-5 साल,
1 साल के बाद में उसको पढ़ना नहीं होता है, उसको समझ में नहीं आता है मैं बाहर कैसे निकलूं, वो स्ट्रेस में अलग, पेरेंट्स ने इतना पैसा लगा दिया इसलिए वो स्ट्रेस में अलग। इतना जरूरी है क्या? करियर होता है लाइफ अच्छे ढंग से बिताने के लिए, और वही करियर हम इतना लोगों की सुन सुन के उसका कचरा करके रख देते हैं। स्ट्रेस फैक्टर बन जाता है हमारे लाइफ में। करियर इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लाइफ को अगर हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो करियर इज 1/3 पार्ट ऑफ अवर लाइफ, और उससे हमारे बाकी जिंदगी को चलाने के लिए हमारे पास पैसे, रिसोर्सेस, ये सब चीजें आती हैं। तो वो 1/3 के चक्कर में पूरी जिंदगी क्यों खराब कर लेते हैं लोगों की बात सुन के? इसने कहा कि आपके बच्चे को यहां डालो, उसने कहा कि वहां। इंटरेस्टिंगली पेरेंट्स अपने बच्चों को देखते नहीं है, स्टूडेंट्स अपने आप को समझना नहीं चाहते हैं, 4 डायरेक्शन में देख रहे हैं। वो भी इंजीनियरिंग में जा रहा है ना, मैं भी जाऊंगा। वो भी मेडिकल में गया ना, मैं भी जाऊंगा। उसने कैसा कर लिया, मैं भी करूंगा। पेरेंट्स का भी ये रहता है कि अरे मेरी बहन की बेटी गई है ना वो कॉलेज में, इसको भी वही कॉलेज। अरे क्या सेंस बन रहा है इसमें? एवरी पर्सन इज इंडिविजुअल। ईच वन ऑफ यू प्लीज, अगर आपको 5% भी डाउट है तो करियर काउंसलिंग विद एप्टीट्यूड टेस्टिंग करवाइए। इतना आसान हो जाएगा आगे की जिंदगी। और करियर चूज करने के लिए ना प्लीज कौन सा कॉलेज, कौन सा सब्जेक्ट, इस पे फोकस मत करिए। मुझे 10 साल बाद कौन सा काम करने में मजा आएगा उसके ऊपर जरा सोच के देखिए। सोचना है तो ये सोचो ना, किस तरह का काम करने में मुझे मजा आएगा। और अगर आपको ये बात समझ में आए ना कि मुझे इस तरह का काम करना है, तो उसके लिए आज डिग्री कौन सी करनी है ये समझना बहुत आसान हो जाता है। बजाय इसके कि पहले डिग्री के पीछे पढ़ोगे, कौन सी डिग्री अच्छी है, कौन सी डिग्री अच्छी है, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। थोड़ा सा अपने आप को एक्सपोज करो, आपके पास में इंटरनेट है, इंटरनेट को यूज करो, इंटरनेट के ऊपर सर्च करो कि मान के चलो कि आप बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं, बहुत अच्छी रंगोली निकालते हैं, आपको एनिमल्स बहुत पसंद है। जो भी आपके ट्रेड्स होंगे उसको सर्च इंजन में डालकर देखिए कि ये क्वालिटीज वाले लोगों के लिए करियर्स कौन से होते हैं। उन करियर्स को स्टडी करिए। उसको स्टडी करने के बाद में उसका प्रोस्पेक्ट भी देखिए कि इसको करने के बाद में किस तरह से पैसे कमाने के ऑप्शंस वगैरह होते हैं। ये सारा समझने के बाद में उसके बाद में फिर देखिए कि इसमें से कौन सा काम मुझे करना पसंद आएगा। और वो अगर आपके समझ में आता है ना, तो अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचता है, ये करियर करने के लिए मुझे कौन सा पढ़ाई करनी है। एंड दैट इज वेरी वेरी सिंपल। अगर इसको आप सिंसियरली कर पाए तो आपको किसी करियर काउंसलर की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन कई बार ये होता है कि हम अपने आप को ठीक से समझ नहीं पाते, बायस्ड होते हैं हम अपने लिए। और जब हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं तो एप्टीट्यूड टेस्ट हमको अपने बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है। एवरी करियर इज गुड, एवरी करियर इज फैंटास्टिक, लेकिन आप तरक्की उसी करियर में करोगे जिसमें आपको मजा आता है। जो करियर आपको बिल्कुल पसंद नहीं है उसमें आप तरक्की नहीं कर सकते हो। इसीलिए जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, हमारे आसपास आंखें खोलकर देखो, हर करियर में सुपर सक्सेसफुल लोग हैं और हर करियर में स्ट्रगलिंग लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पानीपुरी वाले का एग्जाम्पल दिया था, बहुत बढ़िया पानीपुरी, उसके सामने बहुत भीड़ लगती है, इसीलिए उसके बगल में और 4 लोग पानीपुरी का ठेला लगा देते हैं। क्या सबका उतना चलता है? आप खुद ही बताइए। जब आप घर से निकलते हैं तो आप सोच के निकलते हैं यार राजू के पास में पानीपुरी खानी। राजू नहीं होता तो आप खाते नहीं हो बगल वाले के पास में, बिकॉज राजू की स्पेशलिटी है वो, ही इज मेड फॉर दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो ही विल मेक अ लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग फूड। बट उसके बाजू वाले जो ठेले लगे हैं वो शायद केवल बिजनेस के नाम पे खड़े हो गए वहां पर। अरे ये क्या है, पानीपुरी बनाकर बेचना कोई खास बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत आसानी से पैसा कमा रहा है, मैं भी कमाता हूँ। उसके पानीपुरी में टेस्ट नहीं होगा, आप जाओगे ही नहीं एक बार खाने के बाद दूसरी बार उसके पास। ये हमको पता है, हमारे सबके पानीपुरी वाले, पाव भाजी वाले सब डिसाइडेड है पहले से, वहीं जाते हैं बिकॉज दे आर गुड एट व्हाट दे आर डूइंग। तो व्हाट आर यू गुड एट? थोड़ा अपने आप को समझने की कोशिश करिए। लोगों की तरफ देखना प्लीज बंद करिए, ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये वो, प्लीज कम आउट ऑफ इट। पेरेंट्स यहाँ जो भी होंगे उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने बच्चे की तरफ देखो। अगर आपके बच्चे को पढ़ने में तकलीफ है तो उसको उसके हिसाब से भी करियर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसको कोई तो भी बहुत एक्सेस
एकेडमिक प्रेशर वाला कोर्स दे देंगे तो वो तो बेचारा कोर्स में ही फंस के रह जाएगा। फिर जब वो पास नहीं हो पाएगा तब आप उसी के ऊपर आवाज करेंगे। सो अंडरस्टैंड योरसेल्फ। और स्कूल में कितने मार्क्स मिलते थे या मैं कितना मार्क्स कमा सकता हूं, वो उसके ऊपर से डिसाइड नहीं होता है कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। उसके ऊपर से डिसाइड नहीं होता है। मेरे पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं इन चीजों के। मेरी अपनी बेटी है, उसके स्कूल में बहुत कम मार्क्स आया करते थे, 60% तक मार्क्स आते थे। एंड शी वुड बी वेरी सैड, वेरी अनहैप्पी, क्योंकि हर कोई आसपास का यही दिखाने की कोशिश करता है कि भैया तुम्हारी तो जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी तो जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। बट वो खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट। आज इंडिया के सबसे बेस्ट होटल मैनेजमेंट कॉलेज में शेफ बनने के लिए पढ़ रही है वो। जिस दिन वहां से निकलेगी, पहले दिन कैंपस प्लेसमेंट में उसको 5 स्टार होटल में जॉब मिलेगा। क्या फर्क पड़ता है अगर मैथ्स में 50% आ रहे हैं तो? जब तक पढ़ना है, सिंसियरली पढ़ना है। लेकिन सोचो तो बॉस, करियर बनाना है आगे जाके ना। लाइफ में कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारी डिग्री का नाम क्या है और कितने मार्क्स आए थे तुम्हारे। कोई नहीं पूछता है ये चीज। मैंने इतनी सारे 10-15 मेरे पास में वो है डिग्रीज है, कोई नहीं पूछता मुझे। मुझे ये भी नहीं पूछते कि आपने काउंसलिंग पढ़ी हुई है क्या, कुछ कोई नहीं पूछता मुझे। लोग आते हैं क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मुझसे काउंसलिंग कराने से उनको अच्छा लगता है। तो वो एक व्यक्ति दूसरे को बताता है, सो दे कम फॉर काउंसलिंग, बिकॉज आई नो मैं इसी चीज के लिए बनी हुई हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने एक डेयरिंग करके डिसीजन लिया कि मेडिकल प्रोफेशन चेंज करके मैं यहाँ पर आई। लोगों ने मुझे बहुत कहा था कि मेडिकल इतना अच्छा करियर है, तुम ये क्या कर रहे हो। बट अलग कुछ अगर आप लाइफ में करना चाहोगे तो एक चीज याद रखना कि दुनिया में हर कोई आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि आपका दिमाग खराब है। इस दुनिया में कोई भी अलग एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। तो अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपको बहुत साइंटिफिकली और सिस्टमैटिकली करना पड़ेगा। आपको उन लोगों से हेल्प लेनी पड़ेगी जो लोग उस करियर में एक्सपर्ट हैं, जिन लोगों ने दुनिया देखी है, जो थोड़ा अलग हट के समझने की हिम्मत रखते हैं। अगर अदरवाइज अगर आप आज आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और आपको लगता है कि आपको भी मेरे जैसे काउंसलर बनना है और आप कहते हैं कि मैं तो बीए साइकोलॉजी करूंगा, 100% बात आपको बता रही हूँ, आपके आसपास का हर व्यक्ति आपसे कहेगा अरे आर्ट्स पढ़ने वाला है, आर्ट्स तो बेकार होता है यार, वो तो जो स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं आते, जो बुद्धू स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होता है, ये आपको बताया जाएगा। बिकॉज इसीलिए नहीं क्योंकि आर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए क्योंकि हमको लोगों को ना बस बोलने की आदत है, ये इंसानों की आदत है। आप किसी भी व्यक्ति से कुछ भी विषय पर डिस्कस करो, वो कुछ ना कुछ तो जरूर बोलेगा, उसको कुछ नहीं समझता है। आज देखिए ना, हर कोई सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक्सपर्ट बना हुआ है। किसी को कुछ नहीं पता है उस बंद फ्लैट के अंदर क्या हुआ था, लेकिन हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ है। ये इंसानों की आदत है। तो इतने ही कॉन्फिडेंस से लोग आपको करियर के बारे में बताएंगे, अरे ये तो बेकार करियर है, एमबीए तो हर कोई करता है, कुछ नहीं, मेरे वो बहन की बेटी ने किया था, कुछ नहीं मिलता, बेकार करियर है उसमें। ये जो लोगों की आदत होती है, इसके ऊपर जब हम अपना करियर बेस करते हैं तो हम अपना नुकसान करा लेते हैं। हम अलग है, यू आर यूनिक एंड डिफरेंट। आपको अपने लिए अपना करियर ढूंढना पड़ेगा। और जो तरीका मैंने बताया है कि मुझे लाइफ में खुश रहना है और मुझे जो काम पसंद आएगा वो काम मुझे करना है, मुझे जिस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए वो लाइफस्टाइल मुझे मिलने वाला करियर मुझे चाहिए। ये 3 चीजें अगर आप इमेजिन कर पाते हो कि 10 साल 15 साल के बाद में दिस इज व्हाट आई वुड बी, उसके लिए आज मुझे क्या पढ़ना है, ये सिंपल सवाल अगर आप पूछते हो तो योर लाइफ करियर चॉइस बिकम्स वेरी 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 सिंपल। सो लाइक आई सेड, लाइफ करियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और करियर जो है वो आपको जिंदगी अच्छी जीने के लिए एक आपका बैकग्राउंड बना के देगा आपको। अगर आप खुश नहीं है, बेसिक करियर से ही खुश नहीं है, तो बाकी जिंदगी आपको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो व्हेन यू प्लान योर करियर, प्लान योर लाइफ कि मुझे किस तरह की लाइफ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 बज गए हैं, मैं डॉक्टर नावलेकर से पूछना चाहूंगी कि मेरे पास कितना टाइम है, क्योंकि हमने थोड़ा सा लेट शुरू किया था। यू आर ऑन म्यूट। Take 10 minutes. Sorry, I can't hear you clearly. And take 10 minutes more. Okay, thank you. Hello. Thank you.
Yes, thank you. I get it. 10 minutes more. Thank you so much. Hello. You can take 10 So, minutes more. Yes, If yes, there I are get any it. questions. Thank Okay. Yeah. तो लाइफ की प्लानिंग अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि करियर प्लानिंग बिकम्स वेरी 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 सिंपल. इट इज नॉट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू चूज अ करियर. दुनिया में आज इतने करियर है. आज की तो खासियत यही है कि आज आप जो चीज आपको पसंद है उस पर से आप सुपर सक्सेसफुल करियर बना सकते हो. जो भी चीज आपको पसंद होगी, लेकिन आपको उसके लिए साइंटिफिक गाइडेंस लगेगा कि किस तरह से इस मेरे खासियत को मैं करियर में कन्वर्ट कर सकता हूँ. इसके लिए आपको गाइडेंस लगेगा. ऐसा नहीं कि बस घर में बता दिया, डिक्लेयर कर दिया कि मैम ने बोला है कि म्यूजिक अच्छा लगता है तो म्यूजिक पे करियर बनाओ, मैं तो पढ़ने वाला नहीं. इट डजंट वर्क लाइक दैट. ऐसा काम नहीं करता. हर करियर में बहुत ज्यादा कंपटीशन, स्पेशली जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है उस करियर में बहुत ज्यादा. एक तो कंपटीशन है, दूसरा वहां पर हर कोई सक्सेसफुल होगा इसकी गारंटी नहीं है. तो आपको अगर जो आपको पसंद है उसी से रिलेटेड करियर भी बनाना है तो यू हैव टू डू इट सिस्टमैटिकली. फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, ये तीनों में से किसी चीज में आपको करियर अगर बनाना है, आपके पेरेंट्स नेचुरली चाहते हैं कि आपके पास अच्छी डिग्री हो, आप चाहते हो कि आप अपने पसंद का काम करें, मैं चाहती हूँ कि आप अच्छा पैसा कमाएं और आप खुश रहे. ये सब चीज का कॉम्बिनेशन अगर करना है हमको, तो किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसको पसंद है उस व्यक्ति ने ना मास कम्युनिकेशन जैसी डिग्री करना चाहिए. मास कम्युनिकेशन वो होता है जो आपको फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, एडवर्टाइजिंग, ये सारे फील्ड्स में आपको जो जॉब दिलवा सकता है, उस कोर्स को कहते हैं मास कम्युनिकेशन. अब मान के चलिए मास कम्युनिकेशन में आपने ऑडियो विजुअल में स्पेशलाइजेशन किया, तो फाइनल ईयर के बाद में आपको मान के चलिए जी टेलीविजन में एडिटर का जॉब मिल गया. ओके, एक एग्जांपल दे रही हूं. और इन तीनों चारों सालों में अपना ग्रेजुएशन करते समय आपने अपने म्यूजिक की बहुत तैयारी करके रखी, आपने उसके ऊपर भी मेहनत की और आपने डिग्री ली. अब आपको जी टेलीविजन में जो जॉब मिला है वो मिला है आपको एडिटर का. लेकिन जब आप वहां पर काम करना शुरू करते हैं तो आप उन लोगों को मिलोगे जो आपको म्यूजिक के लिए चांस दे सकते हैं. बाहर वालों को उस इंडस्ट्री में कोई पूछता नहीं है. आप हाथ जोड़ के काम मांगते रहो, किसी को काम मिलता नहीं है. क्योंकि आप अगर टीवी पर म्यूजिक, डांस, एक्टिंग के शो देखते हो तो आपको पता है कि आज हर किसी में कूट कूट कर टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन सक्सेसफुल उतने लोग नहीं होते क्योंकि अंदर एंट्री ही नहीं है उस दुनिया में. अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मैं एक्टिंग में हूँ और मेरी बहन बहुत अच्छा गाती है, तो मैं तो उसको प्रमोट करूंगी ना, मैं आपको क्यों प्रमोट करूंगी. तो उस इंडस्ट्री में पहले तो एंट्री चाहिए. तो आपने मान के चलिए जी टीवी में आपको जॉब मिल गया एज एन एडिटर, मतलब आपके पास एक अच्छी डिग्री है जिसकी वैल्यू है, आपके पास एक अच्छा जॉब है जिससे आपको रिस्पेक्ट है, आपको हाथ जोड़ के लोगों के पीछे पूरा टाइम घूमने की जरूरत नहीं, आपके पास रिस्पेक्टेबल जॉब है, पेरेंट्स की टेंशन खत्म हो गई दैट यू आर डूइंग गुड इन लाइफ. अब अपने रिलेशंस बढ़ाइए. जब आप एडिटिंग कर रहे हैं एक शो का जिसमें प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, डायरेक्टर्स आ रहे हैं, फाइनेंसर्स आ रहे हैं, उनके साथ अपने रिलेशंस बढ़ाइए. एंड इवेंचुअली जब आपको उनको आपका टैलेंट मिलेगा तो दे विल गिव यू चांस. तो देर इज सिस्टमेटिक वे ऑफ एंटरिंग एवरी इंडस्ट्री. वो आपको समझना जरूरी है. और हर चीज के लिए कुछ ना कुछ पढ़ाई करके एक अच्छी डिग्री लेना जरूरी है. तो प्लीज अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए मुझे तो डांस में करना है, मैं डिग्री क्यों लूं. ऐसा काम करता ही नहीं है इस देश में, तो डेफिनेटली काम नहीं करता है. आपको कुछ ही साल में, द मोमेंट यू बिकम 23, 24, 25, आपको जॉब जरूरी है. आपको अपना इंडिपेंडेंट पैसा कमाना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो या कुछ भी हो. सो योर फोकस हैज टू बी द वर्क आई एंजॉय प्लस द वर्क विच इज गोइंग टू गिव मी मनी. हर किसी को अपना पैसा कमाना है. पेरेंट्स ने बच्चों को जिंदगी भर पालना कोई जरूरी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए. सो इफ यू मेक अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ करियर्स, और हर करियर के लिए कोई ना कोई तरीका है. इसी के लिए मैं कह रही थी कि आपको करियर काउंसलर चाहिए, गाइड चाहिए, जो आपको आपके पसंद की चीजों में, मतलब मैं जब करियर काउंसलिंग करती हूँ तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट चेक करती हूँ, आपके पेरेंट्स से बात करती हूँ, आपसे बात करती हूँ, और हम ऐसे करियर ढूंढ के निकालते हैं जो आपके एप्टीट्यूड भी में सही है, आपके ड्रीम्स को मैच करते हैं, आपके पेरेंट्स की जो डर है, जो आपके लिए चाहत है, वो मैच करते हैं. वो सब चीज को मैच करके आपके लिए बेस्ट करियर कौन सा हो सकते हैं, उन करियर्स के ऊपर हम काम करते हैं. सो साइंटिफिकली
थिंक अबाउट इट। हर चीज में देखिए शॉर्टकट सोचेंगे तो बॉस मेरे पास कोई जवाब नहीं है इस चीज का, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली देयर इज नो शॉर्टकट टू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। एक ही चीज को अगर आप सोचोगे, इंटरेस्टिंगली अगर आपको लगता है कि भीख मांग लूंगा और कुछ नहीं होगा, तो सच बता दूं कि भिखारी भी अपने जगह पे बैठने नहीं देते नए आए हुए भिखारी को। जो नया भिखारी आता है ना, उसको जो मेन जगह होती है जहां लोग पैसे बांटते हैं, वहां पे भिखारी भी बैठने नहीं देता है किसी को आसानी से। तो स्ट्रगल के सिवा तो बहुत जिंदगी नहीं है। हर किसी को आप चाहे जो करना चाहे स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, देयर इज नो ऑप्शन। लेकिन जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भाई अपने पसंद की लाइफ तो मिलनी चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं फिर सिर्फ देना चाहूंगी कि यहाँ पे जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं और गर्ल स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, उनके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि लड़कियों को लड़का बनाने की कोशिश मत करिए। जैसे मैंने कहा, मैं लाइफ एंड करियर प्लानिंग पे काम करती हूँ, सिर्फ करियर प्लानिंग पे नहीं। लड़कियों को लड़का बनाने की कोशिश मत करिए। आजकल हर पेरेंट अपने लड़की से कह रहा है बेटा तू तो मेरा बेटा है। अब जब बेटा बेटा बोल के उसको पूरा एजुकेशन देते हैं, फ्रीडम देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो फिर जब वो बाहर निकलती है अपने आप से पैसे कमाने लगती, तो क्यों माँ बाप उसके पीछे पड़ते कि बेटा आप शादी कर ले, शादी कर ले, अब बच्चे हो जाने चाहिए बेटा, क्यों करते? जब बेटे के जैसा रखना है तो उसका चॉइस होना चाहिए, उसको रहने दो इंडिपेंडेंटली। तो प्लीज अगर आप लड़की हो, अगर आपका या आपकी बेटी है, तो ये सोचिए कि लाइफ केवल करियर नहीं है, या लड़कों को भी फॉर दैट मैटर कि बच्चे से मैंने देखा है आजकल पेरेंट्स जो है, बेटा तू पढ़ बाकी हम देख लेंगे, बेटा तू पढ़ बाकी हम देख लेंगे। अरे भाई लाइफ में केवल डिग्री जो है ना वो 25 साल की उम्र तक काम आती है, उसके बाद में डिग्री का कोई मतलब नहीं है। आज मुझे कितने जगह ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग दिखते हैं जिनको दुनियादारी कुछ समझ में नहीं आती क्योंकि माँ बाप देख रहे थे। कितने यंगस्टर्स है जो जॉब छोड़ छोड़ के घर जाके बैठते हैं क्योंकि दुनियादारी आती नहीं है, डर लगता है लोगों से बात करने में, डर लगता है। और फिर पेरेंट्स को लगता है कि हमने इसको इतना एजुकेशन दिया, सब कुछ किया, ये क्या, ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो भाई इसीलिए मैंने कहा लाइफ एंड करियर प्लानिंग, लाइफ जीने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दुनियादारी आनी चाहिए, लोगों के साथ डील कैसे करना है वो आना चाहिए, घर का काम दोनों को पूरी तरह से आना चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की हो। प्लीज एक बात आप दोनों याद रखिए, मेल फीमेल आज जितने भी यहाँ पर है इस सेशन में, प्लीज याद रखिए, इस जनरेशन की लड़कियां ये नहीं मानती है कि घर का पूरा काम लड़कियां करेगी। तो चाहे आपका बेटा बेटी हो, चाहे आप अपने खुद के लिए सुन रहे हो, तो ये समझ लो कि दोनों को, लड़का लड़की दोनों को घर के सारे काम करने आना ही चाहिए। आजकल लड़कियां इंडिपेंडेंट है, अपना पैसा कमा रही है, इसीलिए पुराने जमाने के जैसे उसको अगर घर में रखने की कोशिश की, उससे सारा काम करवाने की, तो वो छोड़कर निकल जाएगी। डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इट डजंट वर्क लाइक दिस। पेरेंट्स जो अपने लड़कियों को बहुत एनकरेज कर रहे हैं, बहुत पढ़ा रहे हैं कि बेटा पढ़, बेटा पढ़, बेटा अच्छा यहाँ जॉब करना है, तुझे ये करना है, वो अनफॉर्चुनेटली अपने बेटे को सिखा ही नहीं रहे कि बेटा तेरी बहन जैसी इंडिपेंडेंट है ना, वैसी तेरी बहू भी आएगी, सो यू ऑल्सो हैव टू स्टार्ट लर्निंग दिस। तो लाइफ एंड करियर मैनेजमेंट में मैं आज ये देख रही हूँ कि लोग बहुत पढ़ लिख गए हैं बट दे आर नॉट हैप्पी। पैसा भी है, बड़े बड़े जॉब्स हैं, आजकल ग्रेजुएशन होते ही 23-24 साल की उम्र में 60-70 हजार की नौकरी आसानी से मिल जाती है, पर खुश नहीं है क्योंकि दुनियादारी आती ही नहीं, क्योंकि रिश्ते निभाना आता नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के लिए कुछ करना आता नहीं है। सो पेरेंट्स प्लीज ध्यान रखिए, अपने बेटे और बेटी को दुनिया के लिए रेडी करिए, अच्छा लाइफ जीने के लिए रेडी करिए। एंड स्टूडेंट्स हुएवर यू आर हियर, पढ़ाई करना है, साथ साथ में दुनियादारी सीखनी है, घर के काम सीखने हैं बॉस, और मजा आता है जब अपने लिए किया जाता है। तो सो क्रिएट हैप्पीनेस फॉर योरसेल्फ। नहीं तो क्या मतलब है कि घर में बहुत पैसा आ रहा है और हर कोई इंसान दुखी है, तो कोई फायदा ही नहीं है ना। क्यों आजकल अभी पिछले 6 महीने से हम लोग बहुत घर पे बैठे हुए हैं, तो हम हर न्यूज को डिटेल में पढ़ रहे हैं। कितने लोगों ने सुसाइड किया, देखा आपने? कितने लोगों ने सुसाइड किया, ये सारे सक्सेसफुल लोग हैं बड़े बड़े। चलिए एक सुशांत सिंह राजपूत का हम केस छोड़ देते हैं कि वो अभी मर्डर है या ये आप सवाल उठाओगे, लेकिन कितने सारे और लोगों ने सुसाइड किया है। 15 साल के बच्चों से लेकर 40 साल 50 साल के लोगों ने सुसाइड किया है। क्यों? क्योंकि लोग खुश नहीं है। जो व्यक्ति खुश है वो क्यों जाके सुसाइड करेगा? सो पैसा ऐसा आने से कोई जिंदगी में खुशी गारंटेड नहीं है बॉस। इट हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। सो वर्क आउट अ लाइफ, अ प्लान। नंबर 1 करियर प्लानिंग ऐसा करे कि वो करियर में मजा आना चाहिए। दूसरा, अपने सारे और फैकल्टीज भी बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस लेवल,
पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के साथ रिलेशनशिप डेवलपमेंट, सारी चीजें धीरे धीरे सीखना शुरू करिए. एंड ट्रस्ट मी, दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू हैव नॉट जस्ट अ सक्सेसफुल लाइफ but also a very happy life. So I wish you all the best and thank you so much. प्रश्न घ्यायचे. Are there any questions? कोणाचे काही प्रश्न आहेत का? वेदिका घाटे. Yes, Vedika. हॅलो. Yes, Vedika. Hello. मंजुषा वानखडे. मंजुषा आहे का? अपॉइंटमेंट घेण्यासाठी काय करता येईल विचारलेलं आहे. ओके. सर अनम्यूट करा तुम्ही. अपॉइंटमेंट घ्यायची असेल तर व्हॉट्सअप वरती मला मेसेज पाठवायचा, फोन करायचा नाही, कारण फोन्स रिसीव्ह होत नाही. मी नंबर देते आहे आणि इथे चॅट मध्ये पण टाईप करते आहे. मंजुषा आहे का? मंजुषा. हा, अनम्यूट युअरसेल्फ अँड आस्क द क्वेश्चन. येस मॅडम. मॅम मला क्लिनिकल सायकोलॉजी मध्ये करिअर करायचं होतं, तर मी आता TYBA ला आहे आणि याच्या पुढे मी एम ए करणार आहे आणि त्यानंतर मला कोणता कोर्स करावा लागेल याबद्दल थोडी माहिती दिली तर बरं होईल मॅम. MA क्लिनिकल सायकोलॉजी मध्ये करायचं. हॅलो. हॅलो. हा मॅम. हा, मंजुषा, MA क्लिनिकल सायकोलॉजी स्पेशलायझेशन घेऊन करायचं MA. हो. त्याच्यानंतर तुम्हाला पुढे क्लिनिकल सायकोलॉजीचं काय करायचं आहे त्याच्यावरती डिपेंड करतं. जर का कुठे जॉब करायचा असेल ऍज अ काउन्सिलर किंवा सायकोलॉजिस्ट तर MA क्लिनिकल सायकोलॉजी वरती पण डायरेक्टली जॉब मिळतो. पण समजा कॉलेज लेवलला एज्युकेशन शिकवायचं असेल किंवा रिसर्च मध्ये जायचं असेल तर PhD करणं आवश्यक आहे. तर PhD करायचं. बाकी जे कोर्सेस आहेत ते डिपेंड करतं की तुम्हाला त्या क्लिनिकल सायकोलॉजीच्या नंतर काय करायचंय. जर काउन्सिलर बनायचं असेल तर मी नेहमी सजेशन देते की काउन्सिलिंगचा कोर्स करावा. त्याच्यात तुम्ही कुठल्या तरी काउन्सिलर बरोबर व्यवस्थित शिकता यायला पाहिजे. अनफॉर्च्युनेटली आपल्याकडे युनिव्हर्सिटीची मॅक्झिमम कोर्सेस आर व्हेरी व्हेरी थिअरॉटिकल आणि जेव्हा आपण प्रॅक्टिसमध्ये जातो तेव्हा आपल्याला खूप कठीण जातं की ऍक्च्युअल डील कसं करायचं म्हणून. तर माझा एक कोर्स आहे तो दॅट इज अ सर्टिफिकेट कोर्स ऑन ओनली प्रॅक्टिकल काउन्सिलिंग. असे पण आणखीनही लोकांचे कोर्सेस असतील तर ते जर का काउन्सिलिंग करायचं असेल तर प्रॅक्टिकल काउन्सिलिंग शिकणं आवश्यक आहे. आणि नाही तर मग समजा सायकोलॉजिस्ट मध्ये पुढे जायचं असेल, एज्युकेशन फील्डमध्ये जायचं असेल, रिसर्च मध्ये जायचं असेल तर PhD इज एसेन्शियल. आणखीन काही प्रश्न आहे का कोणाचा? सो मला कोणीतरी विचारलंय की वेबसाईट माझी कोणती आहे. तर माझी वेबसाईट आहे www.drsapnasharma.com. डॉक्टर म्हणजे drsapnasharma.com. युट्यूब वरती माझा चॅनल आहे अगेन डॉक्टर सपना शर्मा नावानी. त्याच्यावरती माझे बरेच सारे व्हिडिओज आहेत वेगवेगळ्या विषयावरती, करिअर वरती पण आहेत. आणि फेसबुक वरती माझा पेज आहे डॉक्टर सपना शर्मा या नावानी. त्या पेज वरती मी रेग्युलरली लाईव्ह सेशन्स करत असते. दर आठवड्यात एक लाईव्ह सेशन तो होतोच. तर जर का इंटरेस्ट असेल तर तिथे सबस्क्राईब करून घेतलं तर यू विल गेट इंटिमेशन. तर इंस्टाग्राम, फेसबुक, युट्यूब आणि वेबसाईट सगळे DR सपना शर्मा, डॉक्टर सपना शर्मा या नावानीच आहेत. थँक्यू मॅडम. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती आणि आबासाहेब पार्वेकर महाविद्यालय यवतमाळ यांच्या
संयुक्त विद्यमाने करिअर काउन्सिलिंग अँड ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर स्टुडंट या विषयावरील 3 दिवसाच्या वेबिनारमध्ये आजच्या या पहिल्या दिवशी आणि दुसऱ्या सत्रामध्ये डॉक्टर सपना शर्मा मॅडम यांनी अतिशय उपयुक्त आणि प्रॅक्टिकल सजेशनचं मार्गदर्शन केलं. मी महाविद्यालयाच्या वतीने मॅडम आपले खूप खूप आभार मानतो. त्याचबरोबर या वेबिनारला टेक्निकल असिस्टन्स म्हणून रोटरी क्लब नाशिकच्या चेअरमन मारावार मॅडम, अपर्णा मारावार मॅडम, तसेच आमच्या महाविद्यालयाचे प्राध्यापक आदित्य नवग्रहे आणि सार्थक नावलेकर यांना असिस्टंट दिलं, मदत केली, त्याबद्दल त्यांचे सुद्धा आभार मानतो. या वेबिनारमध्ये जवळपास 1776 म्हणजे 1800च्या जवळपास रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे आणि हा वेबिनार आजचा हा पहिला दिवस, उद्या आणि परवा कंटिन्यू होणार आहे. उद्या ठीक 12 वाजता हा वेबिनार सुरू होईल. परत त्यामध्ये महाविद्यालयाचाच माजी विद्यार्थी, सध्या जो IAS जवळपास ऑल इंडिया रँक 315 आहे, तो, तसेच अजरुद्दीन काझी, तसेच चाणक्य मंडलचे अविनाश धर्माधिकारी सर यांचा उद्या वेबिनारमध्ये सहभाग असणार आहे. तरी सर्व मान्यवरांना आणि पार्टिसिपंट्सना मी विनंती करतो की उद्या ठीक 12 वाजता वेबिनारला जॉईन व्हावे. थँक्यू व्हेरी मच. उद्या जॉईन होण्यासाठी हीच लिंक राहील, याची कृपया सर्व पार्टिसिपंट्सनी नोंद घ्यावी. थँक्यू मॅडम, थँक्यू डॉक्टर नावलेकर सर, थँक्यू डॉक्टर तामगाडगे सर, थँक्यू ऑल ऑफ यू.